मोहन और मोहित दो भाई हैं। मोहन बचपन से ही चालाक है और मोहित बचपन से ही अक्लकान था। इसीलिए उन दोनों के पिता हरिहर हमेशा चिंता में ही रहते थे, खासकर अपने छोटे बेटे को लेकर। मोहित मोहन से 2 साल छोटा था। मोहन जब 20 साल का हुआ तब हरिहर ने रुक्मणी नाम की एक लड़की से उसकी शादी करवा दी। ये देखकर मोहित भी अपने पिता के पास जाकर जिद करने लगा। पिताजी, मुझे भी शादी करनी है। आपने भैया की शादी करवा दी, मेरी भी करवा दीजिए ना। बेटा, अब तुमसे कौन शादी करेगा? एक काम तो ठीक से नहीं कर पाता। मेरे जाने के बाद क्या खाएगा तू और बीवी को क्या खिलाएगा? वो मैं संभाल लूंगा, आप शादी करवा दीजिए ना। हरिहर 1 मिनट के लिए राजी भी हो गया, लेकिन मोहित ने यह होने नहीं दिया। उसने कहा, पिताजी, आपके बाद इस अकल के अंधे को मुझे ही संभालना होगा। इसे खिलाने पिलाने में मेरे पैसे खर्च होंगे, लेकिन मैं इसकी बीवी को नहीं पाल सकता। लंगर नहीं खोल रखा है मैंने। हे भगवान, मैं क्या करूं? अपने छोटे बेटे को मरने के लिए छोड़ दूं क्या? कुछ तरकीब तो सोचनी ही होगी। हरिहर ने मोहित के लिए एक नया घर बनाने का सोचा। मोहित ने कहा, मैं ज्यादा जगह नहीं छोड़ सकता। घर के पीछे बगीचे में बनाइए नया घर। अब वहां? लेकिन वहां तो कुआं है बेटा। फालतू का कुआं कब से बंद होकर पड़ा है, उसे तोड़कर उसके ऊपर ही घर बनाइए। मैं और जगह नहीं दे सकता। कुछ दिन बाद मेरे बच्चे होंगे, उनके लिए जगह तो चाहिए ना। हरिहर ने बहस नहीं की। हरिहर के पिता जमींदार के घर पर हिसाब किताब लिखने का काम करते थे और उसके बाद से हरिहर के पिता ने इस कुएं को भी बंद कर दिया। तब से यह कुआं ऐसे ही पड़ा हुआ है, उधर कोई जाता भी नहीं है। मोहन ने अपने सगे भाई को सिर्फ उतनी ही जगह दी। हरिहर ने कुआं तोड़कर उस जगह पर एक घर बना दिया। वो घर कम और झोपड़ी ज्यादा थी। उस झोपड़ी में हरिहर मोहित को लेकर रहने लगा। रुक्मणी ने एक वक्त का खाना देना भी बंद कर दिया। हरिहर ने बड़े दुख के साथ मोहित से कहा, अब मोहित बेटा, मुझे लगता है बहुत जल्दी मेरा बुलावा आ जाएगा। तुझे अकेले ही रहना होगा। नहीं पिताजी, ऐसा मत बोलिए ना। आपके बिना मैं कैसे जिंदा रहूंगा? कैसे भी करके रहना पड़ेगा बेटा। मोहन से मेरा भरोसा उठ गया है। अब सब कुछ भगवान भरोसे है। और उसी रात जब हरिहर सोया हुआ था, एक सांप ने उसे काट लिया और नींद में ही हरिहर चल बसा। सुबह मोहित ने यह देखा और रोने लगा। पिताजी, ये क्या हो गया? घर के अंदर सांप कहाँ से घुस आया? पिताजी नहीं। हरिहर का अंतिम संस्कार किया गया। उसके बाद रुक्मणी ने मोहन से कहा, सुनो, अभी भी वक्त है। 4 लोगों को बुलाकर बंटवारा करवा लो। बाद में तुम्हारा भाई ज्यादा हिस्सा मांगने लगेगा तो क्या होगा? हाँ, तुमने सही कहा। मैं आज ही इंतजाम करता हूँ। मोहन गांव के लोगों को बुला लाया और बंटवारा कर डाला। तभी सुन लो, पिताजी ने वो नया घर मोहित को दिया है और ये पुराना घर मुझे दे दिया है। लेकिन भैया, मोहित जो है जिंदगी भर उस छोटी सी झोपड़ी में कैसे रहेगा भाई? क्यों नहीं रह पाएगा? उसकी तो शादी भी नहीं होगी। एक आदमी के लिए वो झोपड़ी काफी है। मोहित को इन सब चीजों से कुछ फर्क नहीं पड़ता था। वो अभी भी अपने पिता के शोक में डूबा था। सबके सामने बंटवारा हो गया और मोहन खुशी खुशी अपनी बीवी को लेकर रहने लगा। दोनों ने मोहित से हाल पूछना भी बंद कर दिया। रुक्मणी हर रोज अच्छा अच्छा पकवान बनाती और मोहित झोपड़ी में बैठकर सूखे साग उबाल कर खाता। मोहित हर रोज तालाब के पास साग लेने जाने लगा और एक दिन दोपहर को उसने एक लड़की को तालाब में कपड़े साफ करते हुए देखा। उस लड़की का नाम मालती था। मालती गांव की ही लड़की थी। वो अनाथ थी और लोगों के घर पर काम करती थी। मालती ने भी मोहित को देखा। तुम हर रोज यहाँ साग लेने आते हो क्या? हाँ, और तुम? मैं कभी कभी आती हूँ कपड़े धोने, लेकिन अब से रोज आऊंगी। मोहित बुद्धू था, लेकिन प्यार का इशारा समझ गया। दोनों हर रोज मिलने लगे और दोनों में प्यार बढ़ने लगा। मोहित ने मालती से कहा, मालती, तुम मुझसे शादी कर ले। अच्छा, बहुत शौक है शादी का। शादी के बाद मुझे रखोगे कहाँ? उस झोपड़ी में? और खिलाओगे क्या? सूखे साग? क्यों, तुम मेरे साथ सूखा साग नहीं खा सकती? खा सकती हूँ, लेकिन सच बताऊं तो इस दुनिया में पैसा ही सब कुछ है। कुछ करो मोहित, काम धंधा ढूंढो, फिर हम दोनों शादी करेंगे और कहीं दूर चले जाएंगे। मोहित काम ढूंढने लगा, लेकिन गांव में सभी को पता था कि मोहित से कोई काम होता नहीं है, इसीलिए किसी ने भी मोहित को काम नहीं दिया। ऐसे ही कुछ महीने बीत गए। मोहित की झोपड़ी के अंदर कभी कभी सांप घुस आता था। मोहित खिड़की बंद करके सोता, तब भी सांप आ जाता था। इस बात से भी मोहित बड़ा परेशान था। ये सांप कहाँ से आ रहा है? ऐसे घर में मैं मालती को कैसे रखूंगा जहाँ हर रात सांप घुस आता है? लानत है मुझ पे।
कोई काम भी नहीं मिल रहा है। देर रात हो गई थी। तभी मोहित ने देखा कि एक सांप घर के कोने में बैठ गया। मोहित ने एक लाठी से सांप को हिलाया और वो सांप डरकर खटिये के नीचे चला गया और एक गड्ढे से जमीन के अंदर चला गया। ये सांप तो जमीन के अंदर चला गया। ये जमीन नीचे से खोखली है क्या? ओह हाँ, यहाँ तो कुआं था। जरा देखो तो, इस सांप को यहाँ से बाहर निकालना ही होगा। मोहित ने उस गड्ढे के अंदर झांका और उसे कुछ चमकीली चीज दिखी। मोहित ने लाठी घुसाई और लाठी में अटक कर जो चीज बाहर आई उसे देखकर मोहित के होश उड़ गए। अरे सोने का हार! ये तो कमाल हो गया। सोना मिला है मुझे। मोहित ने तुरंत खोदना शुरू किया। अंदर से वो सांप निकलकर झोपड़ी के बाहर भाग गया और मोहित को ढेर सारा सोना मिला। सोने से कुआं भरा हुआ था। वो सोना मोहित के हाथ में आ गया। जो हिस्सा मोहन ने मोहित को दिया था उसी हिस्से में करोड़ों का सोना था। मोहित करोड़पति हो गया और मोहन बस देखता रहा। उसने पूरे गांव को बुलाकर बंटवारा किया था, इसीलिए वो उस सोने पर हक नहीं जमा पाया। उसके खुद के बिछाए हुए जाल में ही वो फंस गया। मोहित ने गांव में अस्पताल बनवाया, स्कूल बनवाया और खुद के लिए एक बड़ा सा महल बनवाया और फिर उसने मालती से शादी की। गांव में मोहित हीरो बन गया और मोहन पर सब लोग थूकने लगे। इसी तरह मालती और बुद्धू मोहित खुशी खुशी जीवन बिताने लगे। हरिया सोकर उठा ही था कि उसकी पत्नी रूपा बोली, सुनो जी, अब घर में रोटी सब्जी कैसे बनेगी? चूल्हा जलाने के लिए ईंधन भी खत्म हो गया है। तुम कोई काम वगैरह ढूंढने की कोशिश करो जी। रूपा, तुम्हारे सामने रोजाना ही सेठ जी के पास काम मांगने जाता हूँ और रोजाना मुझे टालकर खेती का काम दूसरे मजदूरों से करवा लेते हैं। तो तुम सेठ जी की जगह किसी और से काम मांग लो। तुम्हें पता है, सेठ जी ऊंच नीच का वहम करते हैं। वो हमें अपने से छोटा समझते हैं। वो तुमसे अपने खेतों में काम नहीं करवाएंगे। ठीक है, देखता हूँ। आज एक दो जगह जाकर अल्लाह कुएं से एक बाल्टी पानी खींच दे, मैं नहा धो लेता हूँ। गांव में जो भी बड़े जमींदार थे सब हरिया से भेदभाव करते थे और उसे काम ना होने का बहाना करते थे। अब तो एक ही रास्ता है, दूसरे गांव जाकर काम की तलाशी करनी होगी। पर दूसरे गांव आने जाने में तुम्हें सुबह से रात हो जाया करेगी। पर करना तो पड़ेगा रूपा, नहीं करूँगा तो 2 वक्त की रोटी कैसे जुटा पाएंगे। अगले दिन हरिया दूसरे गांव निकल पड़ता है। दूसरे गांव पहुंचकर हरिया को काम मिल जाता है, पर रोजाना दूसरे गांव आने जाने में हरिया बहुत थक जाता था। रूपा, मुझे दूसरे गांव के लोग नहीं पहचानते, इसलिए मुझे वहां पर आसानी से काम मिल जाता है। एक मेरे अपने गांव के लोग जो सीधे मुंह बात भी नहीं करते। भगवान, आपकी बनाई दुनिया में तो सब मनुष्य बराबर हैं। कोई ऊंच नीच की भावना नहीं है, कोई अमीर गरीब नहीं है। फिर मेरे साथ ही ऐसा भेदभाव क्यों भगवान? अपने ही गांव में आज मुझे दुत्कारा जाता है। काम मांगने जाओ तो गांव के सेठ और जमींदार कहते हैं कि मैं उनके यहाँ काम करने के लायक नहीं हूँ। हरिया अगले दिन दूसरे गांव से वापस आ रहा था। शाम घिर आई थी। रास्ते में उसे एक बूढ़े साधु महाराज मिलते हैं। बेटा, किस दिशा में जा रहे हो? बाबा, मैं तो अपने गांव वापस जा रहा हूँ। क्या मैं भी तुम्हारे साथ एक रात के लिए तुम्हारे घर रह सकता हूँ बेटा? कल सुबह मुझे यहाँ से दूर हिमालय पर प्रस्थान करना है, तो रात गुजारने की कोई जगह नहीं है मेरे पास। हाँ हाँ बाबा, जरूर। आप मेरे साथ मेरे घर चलिए और आराम से रात बिता सकते हैं। पर क्या हुआ बेटा, तुम रुक क्यों गए? अगर तुम मेरा अपने साथ जाना पसंद नहीं करते या तुम्हारे साथ चलने में कोई अड़चन है तो मैं नहीं जाऊंगा बेटा। कोई बात नहीं, मैं यहाँ जंगल में ही रात गुजार दूंगा। नहीं बाबा, ऐसी कोई बात नहीं है। पर क्या आप मेरे घर रह पाओगे? मेरे यहाँ तो गांव का कोई भी व्यक्ति नहीं आता। सब मेरे से दूर भागते हैं। सब कहते हैं कि मैं उन सब से बहुत छोटा हूँ, उन सब के साथ बैठने उठने लायक नहीं हूँ। बस यही सोच रहा था बाबा। नहीं बेटा, व्यक्ति छोटा या बड़ा नहीं होता, उसके कर्म ही उसे बड़ा बनाते हैं। मैं तुम्हारे घर में खुशी खुशी रात बिता सकता हूँ। बाबा, आपकी बातें सुनकर मुझे आज बेहद प्रसन्नता हुई है। आज कोई अतिथि मेरे घर में आएगा तो रूपा को भी बहुत खुशी होगी। हरिया उन साधु महाराज को अपने साथ घर ले आता है और रूपा से गरम गरम रोटी बनाने के लिए कहता है। रूपा, बहुत समय के पश्चात हमारे घर कोई अतिथि पधारे हैं और वो भी साधु महाराज के रूप में। तुम एक काम करो,
जो भी आटा रखा है उसकी गरम रोटियां बनाकर ऊपर गुड़ रख कर दे दो। बाबा, ये लीजिए गरम रोटी और गुड़। हमारा अहोभाग्य है जो आप हमारे यहाँ पधारे हैं बाबा। भोजन करने के पश्चात साधु महाराज रूपा और हरिया से कहते हैं, तुम दोनों की सेवा पाकर मैं अति प्रसन्न हूँ मेरे बच्चों। अब तुम दोनों भी सो जाओ, मैं भी आराम कर लेता हूँ। तुम मेरी चारपाई यहीं आंगन में कुएं के पास ही बिछा दो। हरिया साधु महाराज के लिए कुएं के पास ही बिस्तर लगा देता है और कुछ समय पश्चात साधु महाराज को नींद आ जाती है। अगली सुबह हरिया और रूपा सो रहे थे। साधु महाराज कुएं के पास जाते हैं और अपने कमंडल में से जल की कुछ बूंदें लेकर कुएं में छिड़क देते हैं। इतनी देर में हरिया और रूपा भी उठकर आ जाते हैं। बेटा, अब मैं प्रस्थान करूंगा। तुम दोनों सदा खुश रहो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम दोनों के साथ है। साधु महाराज वहाँ से प्रस्थान कर जाते हैं और हरिया रोजाना की भांति दूसरे गांव काम के लिए जाने लगता है। अचानक एक दिन, भैया लगता है गांव में सूखा पड़ रहा है। नदी नाले सब सूखते जा रहे हैं। मेरे तो घर के पास के सारे कुएं और तालाब सूख गए हैं। सुदर्शन जी, आपकी तो छोड़ो, हमारे साथ भी यही कहानी है। मेरे अपने घर में भी इतना गहरा कुआं खुदवाया हुआ है, वो भी पूरा सूख चुका है। एक बूंद भी पानी की नहीं है। मुझे तो लगता है कि हमें गांव के चौधरी जी से बात करनी चाहिए। सब लोग गांव के चौधरी के पास जाते हैं, पर वहाँ तो अजी सुनते हो, घर में चूल्हा कैसे जलेगा, भोजन कैसे बनेगा, पानी की एक बूंद भी नहीं है, सारे मटके और बर्तन खाली पड़े हैं, घर के दोनों कुएं सूख चुके हैं, कहाँ से आएगा पानी पीने का। गांव के इतने बड़े जमींदार हो, तुम्हें पता है गांव में सूखा पड़ चुका है, कुछ तो उपाय सोचो। अब गांव में सूखा पड़ गया है, हम भी क्या करें। जो थोड़ा बहुत पानी था मैंने तुम्हें मंगवा कर दे दिया। अब सारे नौकर चाकर भी दूर गांव से पानी ला ला कर थक गए हैं। कोई भी हमें अपने गांव से पानी नहीं देता है। सबको अपने गांव की चिंता है, इसलिए हर कोई अपने गांव में पानी बचा कर रखना चाहता है कि कहीं वहां भी सूखा ना पड़ जाए। चौधरी साहब, हम सब की भी यही विपदा है कि गांव में पानी कहाँ से आए। पानी की एक बूंद भी गांव में नहीं है चौधरी साहब। सब घरों का बुरा हाल है। गांव के सारे कुएं, तालाब, नदी, नाले सब सूख चुके हैं। कहीं भी पानी की एक बूंद नहीं है। मालिक, कुछ कीजिए चौधरी साहब। गांव में सूखा पड़ जाने से सब लोग बहुत परेशान थे। उधर हरिया और रूपा हैरान थे। रूपा, पूरे गांव में सूखा पड़ा हुआ है, कहीं भी पानी की एक बूंद नहीं है, पर हमारे कुएं में तो पानी पूरी तरह से भरा हुआ है, और वो भी साफ और मीठा। ऐसा कैसे हो सकता है रूपा कि गांव के सभी कुएं और तालाब सूख गए हैं पर हमारे कुएं का पानी नहीं सूखा। मुझे तो ये उन्हीं साधु बाबा का चमत्कार लगता है जो उस दिन हमारे यहाँ रात में ठहरे थे। मैंने उन्हें कमंडल से कुछ जल की बूंदें इस कुएं में छिड़कते हुए देखा था। शायद उन्हें एहसास हो गया था कि इस गांव में सूखा पड़ने वाला है। हे साधु महाराज, आप जहाँ कहीं भी हैं, हमारी तरफ से धन्यवाद स्वीकार कीजिए। हरिया और रूपा मन ही मन उन साधु महाराज को धन्यवाद करते हैं। उधर जब ये बात जमींदार को पता चलती है तो वो भी हैरान रह जाता है। क्या उस गरीब का कुआं पानी से भरा हुआ है? ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो असंभव है कि पूरे गांव में पानी की एक बूंद नहीं है और हरिया का कुआं पानी से भरा हुआ है। तो आप नौकरों को भेजकर हरिया के कुएं से पानी मंगवा लीजिए, कम से कम बच्चों को पानी तो मिलेगा। बार बार प्यास से बिलख रहे हैं। पर हम हरिया के घर का पानी कैसे पी सकते हैं? वो हमारी बिरादरी का नहीं है। हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? हम एक जमींदार होकर एक गरीब के घर का पानी पिएंगे? चौधरी साहब, यदि हम ऊंच नीच देखते रहे तो हम सब बिना पानी के स्वर्ग सिधार जाएंगे। हाँ, हमें मजबूरीवश हरिया के कुएं से पानी लेना ही होगा। अब सिर्फ हरिया ही है जो इस गांव के लोगों को सूखे से मरने से बचा सकता है। चौधरी साहब, बात को मान लीजिए, वक्त की नजाकत को समझिए। इस गांव को बचाने के लिए हमें हरिया की मदद लेनी ही होगी। ठीक है, हम हरिया के घर जाएंगे और पानी की सहायता के लिए मदद मांगेंगे। हम जानते हैं हमने हरिया के साथ बहुत बुरा किया है, इसलिए आज भगवान भी हमारी तरफ नहीं है, वो भी हरिया के साथ है। पूरे गांव में सूखा पड़ा हुआ है, पर सिर्फ हरिया के घर में पानी की कोई कमी नहीं है। ये सब शायद ईश्वर का ही प्रताप है। वो हमें सबक देना चाहते हैं। चलो, सब गांव वाले हरिया के घर चलते हैं। चौधरी साहब गांव वालों के साथ हरिया के घर जाते हैं। चौधरी साहब को अपने घर आया देख हरिया हैरान रह जाता है। चौधरी साहब, आज आप मुझ गरीब के घर पधारे, मुझसे कोई गलती हुई है क्या? चौधरी साहब, जो आपने यहाँ आने का कष्ट किया। हरिया, अब सिर्फ तुम ही हो जो इस गांव को सूखे की चपेट में आने से बचा सकते हो।
क्या तुम अपने कुएं का पानी गांव वालों को प्रयोग में लाने की इजाजत दोगे? चौधरी साहब, आप मुझ गरीब के घर का पानी पिएंगे? अपने गांव की सेवा का मुझे मौका मिला है तो मैं भला पीछे कैसे रहूंगा। ये मुझ गरीब का कुआं नहीं, ये पूरे गांव का कुआं है। गांव को बचाने के लिए मेरी जान भी हाजिर है। इस कुएं से पानी भरकर मेरे गांव वालों की प्यास बुझेगी तो मुझे भी बहुत खुशी होगी। आप सभी गांव वालों को बोल दीजिए कि ये पूरे गांव का कुआं है, वो चाहे जितना मर्जी यहाँ से पानी ले सकते हैं। हरिया, हमें माफ कर दो। हमने हमेशा तुम्हें गांव में सबसे छोटा समझा। हम तो सीधे मुंह तुम्हारे साथ बात भी नहीं करते थे, पर आज तुम ही इस गांव को बचाने के काम आए हो। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया हरिया। हरिया, आज के बाद तुम्हें दूसरे गांव में काम की तलाश में जाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम मेरे खेतों पर ही काम करोगे और अपना जीवन यापन करोगे। मुझे माफ कर दो। मैंने हमेशा तुम्हारे साथ गलत किया। तुम काम मांगने के लिए आते थे पर मैं तुम्हें टाल देता था, पर आज मैं तुम्हारे पास पानी मांगने के लिए आया तो तुमने बाहें पसार कर मेरा स्वागत किया। किसी ने सही कहा है, इंसान अपने कर्मों से ही ऊंचा बनता है, जो आज तुमने साबित कर दिया हरिया। हरिया को उसकी अच्छाई का फल मिल गया था और आज एक गरीब का कुआं अपने जल से ऊंच नीच के भेदभाव को धो चुका था। Thanks for watching.